नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए मैं इस पाठ का प्रश्नोत्तर करने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि प्रश्नोत्तर पाठ की पढ़ाई के बाद आवश्यक है, इसलिए मैं इसको करूँगा। तो ये पाठ के साथ अभ्यास पूस की रात, पाठ का नाम है पूस की रात। प्रश्नोत्तर अब करेंगे हम लोग। हल्कू कंबल के पैसे सहना को देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? हल्कू कंबल के पैसे सहना को देने के लिए इसलिए तैयार हो जाता है कि हल्कू सहना से पैसा लिए हुए था और सहना पैसा मांगने दरवाजे पर आया था, और अगर हल्कू उसको नहीं देगा पैसा तो वह उसको गाली देगा। इसलिए हल्कू सहना को पैसे देने को तैयार हो जाता है, भले ही उसे वह कंबल खरीदने के लिए बचाकर रखे हुए था। मुन्नी की नज़र में खेती और मजदूरी में क्या अंतर है? वह हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए क्यों कहती है? खेती का मतलब होता है अपने खेत में काम करना, फसल लगाना और फसल की प्राप्ति के बाद जो आमदनी होगी उससे अपना घरेलू खर्च निकालना। मजदूरी का अर्थ होता है कि किसी और के यहाँ काम करना, बदले में मजदूरी मिल जाना और उसमें कुछ खर्च नहीं होता है, सीधे शारीरिक श्रम खर्च होता है। तो खेती करने वाले को नुकसान होता है, खेती करने वाले को प्राकृतिक आपदा का सामना करना होता है, उसे उसमें लगाने के लिए खर्च की आवश्यकता होती है। मजदूरी करने वाले को अगर मजदूरी कर देगा तो मालिक से पैसा उसको मिलेगा ही, चाहे मालिक को नफ़ा हो या नुकसान हो। तो मजदूरी करना खेती करने से कहीं अच्छा है, यह हल्कू की वाइफ को मालूम पड़ा, उसकी पत्नी को, क्योंकि मेहनत करने के बाद भी उसकी फसल नीलगाय आकर के चर गई, तो उसको बहुत ये दुख हुआ और उसने ये मजदूरी करने को अच्छा मानती है। इसलिए शुरू में जब सहना आया और कंबल के पैसे ले गया मांगकर, तो वह इतनी दुखी हो गई कि वो उसको बोली कि इससे तो अच्छा है कि तुम मजदूरी ही करो, क्योंकि तुम्हें कंबल भी नहीं खरीद सकते। आने वाला मौसम ठंड का मौसम है, तुम कैसे खेत पर जाकर रखवाली करोगे? इससे कहीं बेहतर है कि खेती को छोड़ दो, मजदूरी करो, जो आमदनी होगी खर्च तो नहीं होगा, उससे अपना जीवन यापन करेंगे। तीसरा, हल्कू खेत पर कहाँ और कैसे रात बिता रहा था? हल्कू खेत पर एक मड़ैया में अपनी रात बिता रहा था। उसके पास में ओढ़ने के लिए एक चादर थी जो पुरानी थी, और एक कुत्ता था जो उसका सहयोगी था, उसके साथ रहता था। रात में ठंड बहुत लगती है, ठंड से बचने के लिए हल्कू को कई उपाय करने होते हैं। उसे कुत्ते को गोद में रख कर के सोना होता है, उसे बगल के बगीचा में आम की जो पत्तियां हैं उसे बटोर कर आग लगाना होता है, जिससे लौ पैदा होती है तो गर्माहट मिलती है। वह चिलम भी पीता है रात में। इस प्रकार से हल्कू रात बिताता है, जो बहुत ही कष्टपूर्ण है। हल्कू ने जबरा को आगे की ठंड काटने के लिए क्या आश्वासन दिया? हल्कू ने जबरा को आगे की ठंड काटने के लिए यह आश्वासन दिया कि कल वह सूखा हुआ पुआल घर से लाएगा और उसे बैठने के लिए डाल देगा, इससे उसको ठंड नहीं लगेगी। हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। तो ये हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था, क्योंकि उसे गर्माहट महसूस हो रही थी। वह कुत्ते की जबड़ा के साथ सोया था और उसको कुत्ता का शरीर अच्छा मालूम पड़ा, क्योंकि उसे ठंड काटने में उसे सहायता महसूस हुई। दोनों जीव एक दूसरे से चिपक कर ऐसे सोए जैसे वे मित्र हों। तो ये इतनी खुशी मिली दोनों को कि हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमकता हुआ मालूम पड़ा। मतलब वह बहुत खुश था, उसे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। हल्कू और जबरा की मैत्री को लेखक ने अनोखा क्यों कहा है? यह जानवर और इंसान की मित्रता का उदाहरण है। इतना उस ठंड में भी जबरा ने हल्कू का साथ दिया। हल्कू जब जबरा को
अपने सीने से लगा लिया तो उसे ठंड की कमी का एहसास हुआ, उसे गर्मी महसूस हुई, उसे खुशी महसूस हुई। और इतना करने के बाद जब जबड़ा को नीलगाय के आने की आहट सुनाई दी तो वह ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा, पूरे खेत की तरफ भागा। इस प्रकार से हल्कू भले ही उठने में आलस्य दिखा रहा था, लेकिन जबड़ा नहीं दिखाया। इस प्रकार से हम देखते हैं हल्कू और जबड़ा दोनों की मैत्री लेखक ने अनोखा समझा, क्योंकि यह अनोखा था क्योंकि दोनों एक दूसरे को सहायता कर रहे थे। हल्कू कुत्ते की फिक्र करता था और जबड़ा भी अपने मालिक की फिक्र करता था। जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो हल्कू उसका सामना कैसे करता है? तब जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो हल्कू खाट छोड़ के उठता है और बगल के बगीचे में जाता है जहाँ आम के पेड़ थे। वहाँ से सूखी हुई पत्तियों को बगल के खेत के में से अरहर के पेड़ उखाड़ कर उनसे झाड़ू बनाता है और उसे जमा करके पत्तियों को उसमें आग लगाता है। उससे जो गर्माहट मिलती है उससे अलगू अपनी जान बचाता है ठंड से, और उसी में चिलम भी पीता है। लेखक ने पवन को निर्दय क्यों कहा है? निर्दय पवन द्वारा पत्तियों को कुचलने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि रात में जब पवन हवा जब चलती है तो पवन के चलने से होता है कि पत्तियां हिलती हैं, खड़खड़ाती हैं। जैसे कोई जानवर या आदमी उन पत्तियों पर चलेगा तो खड़खड़ की आवाज़ होगी। तो जब यह हवा आती है, हवा का झोंका आता है, तो हल्कू को वो बहुत ही कठोर मालूम पड़ता है। तो जैसे ही पत्तियां खड़खड़ाती हैं तो उन्हें लगता है कि पछुआ हवा आ रही है जो बहुत ही निर्दयी है, वह पत्तियों को कुचल रही है। तो मनुष्य के अंदर जैसी मनोदशा होती है उसके विचार वैसे ही होते हैं। चूँकि अभी हल्कू दुखी है, वह ठंड की समस्या का समाधान ढूंढ रहा है, तो उसका जो कारण है पछुआ हवा, उसको वह निर्दय मालूम पड़ता है। इसका महत्व है कि यह अलंकार है कि पवन को यहाँ ये पर्सोनिफिकेशन इसको हम लोग कहते हैं, इसको व्यक्ति बना दिया गया है। तो व्यक्तिकरण कर दिया गया है उसका। तो व्यक्तिकरण हो गया, मतलब पवन एक निर्दयी प्राणी है जो आती है वहाँ पर पवन, और पवन के आने से पवन जब वहाँ आता है तो उसको लगता है कि कोई निर्दयी जीव आ गया है, अब उसको ठंड का सामना करना पड़ेगा जो दुख का कारण है। पवन की निर्दयता पछुआ हवा है जिससे ठंडक बढ़ जाती है। आग तापते हुए हल्कू कैसी क्रीड़ा करता है, अपने शब्दों में वर्णन करें। जब आग की लपटें ऊपर उठने लगीं, हल्कू कुछ देर तक अपने बदन को तपाया, तब उसको गर्मी का एहसास हुआ। तब उसने उस आग के अलाव को कूदकर इधर से उधर जाने का फैसला किया और कुत्ते को भी बोला कूदने के लिए। इससे उसे गर्मी का भी एहसास हुआ और एक प्रकार की क्रीड़ा भी हो गई। तो हल्कू ने आग के अलाव को फांद कर पार किया और कुत्ता जबड़ा से भी ऐसा करवाया। हल्कू और मुन्नी दोनों के चरित्र की विशेषताएं बताएं। दोनों के चरित्र में कुछ खास बातें हैं। हल्कू एक मोटा तगड़ा शरीर वाला आदमी है, भले ही उसका नाम हल्कू है। वह घर से बाहर का काम करता है, वह खेती बाड़ी करता है। मुन्नी घर के भीतर रहती है। मुन्नी बहुत होशियार पत्नी है। वह शुरू में तो कम्बल खरीदने के लिए जोड़ देती है, लेकिन जब पति के स्वाभिमान का मुद्दा उठता है, हल्कू बोला कि पैसा नहीं देंगे तो वह गाली देगा सहना, तो मुन्नी पैसा देने को तैयार हो जाती है। तो मुन्नी एक ऐसी पत्नी है जो पति की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगी। उसका पति कहीं से गाली सुने तो किसी भी अच्छी पत्नी के लिए बर्दाश्त से बाहर की बात है। वैसे मुन्नी बहुत समझदार है, वह घरेलू कार्य कुशलतापूर्वक करती है। हल्कू और मुन्नी अच्छे पति पत्नी हैं और दोनों का महत्व बराबर है। दोनों का महत्व अपना अपना है।
कोई अच्छा या कोई बुरा नहीं है, ठीक है। तो मेरे विचार में दोनों का महत्व समान है, दोनों की विशेषताएं हैं, दोनों अच्छे पति पत्नी हैं। यह कहानी भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी की ओर संकेत करती है। कहानी पर स्पष्ट करें। यह कहानी भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी है। सही मायने में हल्कू किसान था, लेकिन लगातार कृषि में घाटा होने के कारण वह उसकी पत्नी मजदूरी करने की सलाह देती है। तो कैसे भारतीय किसान दिन प्रतिदिन गरीब से गरीब होते चले जा रहे हैं, यह सच्चाई है। आज किसी भी किसान का लड़का अगर चपरासी की भी नौकरी में सेट हो जाए तो किसान खुश हो जाता है। यही बात है, या पहले भी थी, कि किसान खेती करने वाले जो होते हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, उनसे कहीं अच्छे मजदूरी करने वाले लोग होते हैं। मतलब प्रेमचंद जी का कहना है कि भारतीय किसानों से अच्छी स्थिति तो मजदूरी करने वालों की है। पूस की रात कहानी में जबड़ा एक प्रमुख पात्र है। कहानी में उसका क्या महत्व है? जबड़ा एक कुत्ता है जो एक पात्र है, जिसे वह मुख्य पात्र हल्कू को सहायता प्रदान करता है। रात में उसके साथ रहता है। जब वो खेत पर रखवाली करने जाता है, जबड़ा भी उसके साथ जाता है। उसे भी ठंड लगती है, लेकिन वह अपने कर्तव्य का पालन आसानी से करता है, उत्साहपूर्वक करता है। भले ही हल्कू ठंड के कारण खाट से नहीं उठता नीलगायों के आने पर, किंतु जबड़ा नीलगायों के आने पर दौड़ता है खेत में और ज़ोर ज़ोर से भौंकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं जबड़ा एक प्रमुख पात्र है जो अपने सहयोगी हल्कू की सहायता करता है। चौथा, निम्नलिखित वाक्यों की सप्रसंग व्याख्या करें। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। ये जब सहना मांगने आया पैसा, तो उसकी पत्नी बोली कि बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। बकाया इतना है, इतना कर्ज रहता है कि चुकाते चुकाते ज़िंदगी गुजर जाती है। ज़िंदगी का मुख्य उद्देश्य हो जाता है कर्ज चुकाना, बकाया चुकाना। बाकी रुपया, बाकी रकम जो किसी का होता है, वह चुकाते चुकाते एक किसान की ज़िंदगी बीत जाती है। यही इस पंक्ति का अर्थ है। इससे पता चलता है किसानों की दयनीय दशा का। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। इन पंक्तियों से हल्कू की मनोदशा का पता चलता है। हल्कू जब रुपए वापस देने गया तो ऐसा लगा जैसे वो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा है, क्योंकि बड़े जतन से उसने इन पैसों को कंबल खरीदने के लिए बचाए रखा था। क्योंकि आने वाला मौसम जाड़ा का है, जब ठंड में उसे बाहर खेत में रखवाली करने के लिए सोना पड़ेगा। तो वह ऐसे देने जा रहा था जैसे लगा कि अपना हृदय देने जा रहा हो, क्योंकि वह मजबूरी की कहानी है। तो अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता पड़ता था। रात में जब अलाव की लौ ऊपर आसमान की तरफ चली तो अंधकार का सागर ऐसे मालूम पड़ा जैसे वह लौ एक नौका हो जो पूरे अंधकार के सागर में तैर रही है। मतलब वह प्रकाश की लौ जो ऊपर जा रही थी, वह अंधकार रूपी सागर में तैर रही थी। उसी प्रकाश के सहारे उसको दिखाई भी पड़ रहा था और उसे गर्मी भी मालूम पड़ रही थी। तो वह उस समय जो वातावरण में अंधकार था वह सागर है, और प्रकाश की लौ जो दिखाई पड़ रही थी वह नौका के समान हिल रही थी, मचल रही थी। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटें। रात में जब उसे खेत में बहुत ठंड लगती है तो वह सोचता है कि तकदीर का कमाल है कि मजदूरी करने वाले गरीब हैं और मज़ा दूसरे लूटते हैं। अब ये मज़ा दूसरे लूटते हैं तो जो मज़ा दूसरे लूटने वाले हैं वे काम नहीं करते हैं, ये पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ हल्कू की यह मनोदशा है, वह दूसरे लोगों को जो खुशहाल हैं उन्हें बुरी नज़र से देखता है।
उसको लगता है कि वह मजदूरी करता है और दूसरे लोग आराम से बैठे हैं, जो लोग खुश हैं, जो लोग सुखी हैं, वे मजदूरी नहीं करते, ऐसा हल्कू को महसूस हो रहा है। तो ये हल्कू की तकदीर है, उसे वह अपना इसको तकदीर के रूप में स्वीकार करता है। ये 15 कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। इस कथन के आलोक में जबरा के भूमिका का मूल्यांकन करें। जबरा को जब उसके मालिक हल्कू ने अपने सीने से लगा लिया तो कुत्ते को बहुत प्यार आया। कुत्ते को मालिक पर भरोसा हुआ और कुत्ते को लगा कि यहाँ तो रखवाली करने के लिए आए हैं, तो सोना ठीक नहीं है। जब नीलगायों ने खेत पर हमला किया तो हल्कू सो गया। हल्कू डर के मारे उठा नहीं ठंड के डर से, लेकिन कुत्ता भौंकता रहा। उसे लगा कि कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी। हल्कू प्रसन्न क्यों था? मुन्नी की उदासी और हल्कू की प्रसन्नता का क्या कारण है? तो हल्कू इसलिए खुश था कि कल से उसे ठंड में खेत में सोना नहीं पड़ेगा, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। मुन्नी दुखी इसलिए थी कि उसे भविष्य की चिंता खाई जा रही थी कि भविष्य में आमदनी कहाँ से होगी, भविष्य का खर्चा कहाँ से आएगा। इसीलिए दोनों की मनोदशा में अंतर था। आप पाठ के आसपास ये आप कर लेंगे। अब भाषा की बात करेंगे। वाक्य प्रयोग द्वारा इन मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करें। गला छूटना। दिन रात मेहनत करने के बाद ऋण से मेरा गला छूट गया। बला टलना। मैंने उसे जैसे ही पैसा दिया, मैंने पैसा देकर बला को टाल दिया। जब हकीकत का पता चला तो मेरा उत्साह ठंडा हो गया। आँख तरेड़ना। मैंने आपके पैसे वापस कर दिए हैं, अब आँख मत तरेड़िए। बाज आना। गलत कोशिशों से, गलत बुरी आदतों से बाज आइए। भावें ढीली पड़ना। हकीकत जानकर उसकी भावें ढीली पड़ गईं। गला छूटना। चलो किसी तरह गला तो छूटा। आँख तरेड़ना। ये दोनों शरीर के अंगों से बने हैं, इसके आधार पर और बनाना है, मैंने बनाया है। दांत किटकिटाना। दांत खट्टे करना। दांतों चने चबाना। आँख मारना। आँख बचाना। आँख आना। आँख का तारा। आँख भर आना। अब उसके बाद भी आपको इधर भी है कुछ, वो है पेट में चूहे कूदना, सिर मुड़ाते ओले पड़ना। ये शरीर के अंगों के आधार पर ये मुहावरे हैं जो मैंने आपके लिए बनाया। आपको इसके बाद ये देखना है कि ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण खोजिए। दो क्रियाएं साथ साथ होती हैं, जैसे उठ बैठा। उठना भी क्रिया, बैठना भी क्रिया। दो क्रिया साथ साथ हो तो इसका और उदाहरण दें। इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। गिरकर उठा, दौड़कर भागा, खेलकर हारा, पढ़कर पास हुआ, हंसकर बोला। दो क्रियाएं साथ साथ होने वाले ये शब्द समूह। निम्नलिखित विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनाएं। ये विशेषण है ढीली, ढीलापन, दीर्घ, दीर्घता या दीर्घत्व, ठंड, ठंडी, ठंड, विशेषता, विशेष से, गर्म से गर्मी, प्रसन्न से प्रसन्नता। अब नीचे वाला वाक्य देखिए। 5वां क्वेश्चन। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। यहाँ मैं ही जानता हूँ संज्ञा उपवाक्य है कि मैं ही जानता हूँ का जब उत्तर खोजेंगे आंसर तो यह एक संज्ञा होगी, इसलिए संज्ञा है। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। मैं कहाँ है, वह कहाँ है, इसका आंसर संज्ञा होगी, इसलिए संज्ञा उपवाक्य है। अब नीचे वाले वाक्य में देखिए, छांटना है वही संज्ञा उपवाक्य। चिलम पीकर हल्कू लेटा, निश्चय करके लेटा कि चाहे जो कुछ भी हो, अब की सो जाऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो। ये संज्ञा उपवाक्य। ये हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड, ये उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। अब नीचे वाले वाक्य में आपको ये सरल वाक्य बनाना है इन वाक्यों से। सरल वाक्य में एक ही कर्ता रहेगा और एक ही क्रिया रहेगा।
सब्जेक्ट एक और वर्ब एक। जैसे इसमें देखिए कि हल्कू ने आग ज़मीन पर रख दी, हल्कू ने रख दी, ये दो, एक सब्जेक्ट ये, एक वर्ब ये, एक कर्ता और क्रिया। पत्तियां बटोरने लगा, एक कर्ता और ये क्रिया, ये दो है, तो इसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया वाला बना देना है। तो ये हल्कू ने आग ज़मीन पर, हल्कू ने आग ज़मीन पर रखते हुए पत्तियां बटोरी, या हल्कू आग ज़मीन पर रखकर पत्तियां बटोरने लगा। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी। राख के नीचे बाकी आग हवा का, राख के नीचे बाकी आग हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी। राख के नीचे की बाकी आग, ऐसे लिखिए, राख के नीचे की बाकी आग हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। पेट का दर्द मैं ही जानता हूँ। पेट का दर्द मैं जानता हूँ, ऐसे होगा, पेट का दर्द मैं जानता हूँ। यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। यह कहता हुआ वह अलाव के ऊपर से उछलकर साफ निकल गया। मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। मेरे मरने से ज़्यादा तुझे अपने खेत की पड़ी है। हल्कू और लेखक की भाषा में फ़र्क है। हल्कू एक अनपढ़ आदमी है, लेखक पढ़ा लिखा आदमी है। हल्कू की भाषा में देहाती भाषा, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा वैसे शब्दों का चयन है। लेखक की भाषा एक क्लिष्ट भाषा है, तो दोनों की भाषा में फ़र्क है। इस तरह से हल्कू के कथन से कुछ देहाती शब्द छांटिए और लेखक की भाषा में से कुछ क्लिष्ट शब्द छांटिए और दोनों के फ़र्क को बताइए। ये आपका काम है, ये आपको करना चाहिए। आफ्टर दैट वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय कीजिए। लिंग निर्णय करेंगे हम लोग इसमें। ढेर पुल्लिंग है, अनाज का ढेर। अलाव पुल्लिंग है, लकड़ी का अलाव। लौ स्त्रीलिंग है, इस आग की लौ बहुत ऊपर तक गई। दोहर स्त्रीलिंग है, मेरी दोहर पुरानी है। जी, उसका जी भर आया, पुल्लिंग। गर्व, देश का गर्व सबसे बड़ा है। ठंड, आज की ठंड, रात की ठंड बहुत है। ठंड। पूंछ, उसकी पूंछ छोटी है, उसकी चादर फट गई। चिता की राख शांत हो गई। रात का शीत बहुत ज़्यादा था, उसका झुंड बहुत बड़ा है। जानवरों का झुंड बहुत बड़ा है, उसका सत्यानाश हो गया। चलिए, ये मैंने प्रश्नोत्तर पूरा किया। आप अपनी टिप्पणी ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। नहीं आया होगा तो उसे भी टिप्पणी में लिखेंगे, मैं अपने आप को सुधार करूँगा। और मैंने जो आंसर बताया श्रीमान जी, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप यकीन करें और वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।